देखिए अब नेक्स्ट इंड एस 108 रिवाइज करते हैं फटाफट से अपन। सिंपल सा इंड एस है ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट मतलब एंटिटी का ऐसा कंपोनेंट जो अलग से बिजनेस करता है, जिसको एक सीओडीएम रिव्यू करता है, जिसकी अलग से असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इसे हम ऑपरेटिंग सेगमेंट बोलते हैं। अब ऑपरेटिंग सेगमेंट को आपके बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप सारों को तो रिपोर्ट कर नहीं सकते, तो कुछ को ही आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो रिपोर्ट किनको करना है उसके लिए कुछ कंडीशन बता रखे, 3 क्राइटेरिया दे रखे, 3 में से कोई सा भी बोल रहा हूँ, एंड नहीं है यहाँ पे, और है, कोई सा भी एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो उस सेगमेंट को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहला क्राइटेरिया आपका है, अगर रेवेन्यू, किसी भी सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल, सभी सेगमेंट्स के रेवेन्यू का टोटल, सभी सेगमेंट्स के रेवेन्यू का आप टोटल कर लो, कॉम्बाइंड रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट जिसे हम बोलेंगे, उसका अगर 10% या उससे ज़्यादा है तो उस सेगमेंट को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब रेवेन्यू ऑफ सेगमेंट का मतलब क्या है? देखो सेगमेंट जो है ना वो दो तरीके से रेवेन्यू करेंगे, एक तो बाहरी कस्टमर्स को बेचेंगे जिन्हें हम बोलते हैं सेल्स टू आउटसाइडर या एक्सटर्नल रेवेन्यू, या फिर हो सकता है, देखो कंपनी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था क्लास में, कंपनी में एक डिपार्टमेंट है जो चिप्स बनाता है और एक बनाता है ऑयल, और दोनों ही ऑपरेटिंग सेगमेंट है। अब देखिए जो ऑयल डिपार्टमेंट है ना, ये मार्केट में लोगों को ऑयल बेचता है, ठीक है, वो हमारी एक्सटर्नल रेवेन्यू हो गया। लेकिन ये जो ऑयल डिपार्टमेंट है ना, चिप्स डिपार्टमेंट को भी ऑयल बेचता है, क्योंकि चिप्स तलनी तो ऑयल में ही है, तेल में ही तलनी पड़ेंगी कढ़ाई के अंदर तेल डाल के। तो ऑयल डिपार्टमेंट जो है ना वो इसको भी इस चिप्स डिपार्टमेंट को भी ऑयल बेचता है। तो जो हमारे इंटरनल दूसरे सेगमेंट को हम सेल करते हैं, इंटर सेगमेंट सेल्स करते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनल रेवेन्यू, यानी इंटर डिपार्टमेंट सेल्स। इंटर डिपार्टमेंट सेल्स वो भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी इस क्राइटेरिया के अंदर, सेगमेंट की दोनों तरीके की सेल्स लेनी है। इसका सेकंड क्राइटेरिया होता है, अगर आपके सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस, अगर आपके सेगमेंट का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, वो अगर आपके सभी सेगमेंट के कॉम्बाइंड रिजल्ट का, वो आपके सभी सेगमेंट के कॉम्बाइंड रिजल्ट का 10% या उससे ज़्यादा है, तो वो आपके सभी सेगमेंट के कॉम्बाइंड रिजल्ट का 10% या उससे ज़्यादा है। तो अब ये कॉम्बाइंड रिजल्ट क्या होता है ये समझ लो। कॉम्बाइंड रिजल्ट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉम्बाइंड रिजल्ट का मतलब है वो सेगमेंट, देखो आपके मान लो एक कंपनी में 5 सेगमेंट है, ए बी सी डी, तो जरूरी नहीं है ना सारे सेगमेंट प्रॉफिट में हो, कुछ प्रॉफिट में भी हो सकते हैं, कुछ लॉस में भी हो सकते हैं। आपके वो सारे सेगमेंट जो प्रॉफिट में है, मान लो ए बी और डी प्रॉफिट में है, तो जो सेगमेंट प्रॉफिट में है उन सबका प्रॉफिट का टोटल कर लो, और वो सेगमेंट जो लॉस में है यानी सी और ई, उनके लॉस का टोटल, जो सेगमेंट प्रॉफिट में उनके प्रॉफिट का टोटल, जो सेगमेंट्स लॉस में उनके लॉस का टोटल, और इसका हायर कर दो, इसका हायर देख लो, इसका हायर देख लो, जो भी हायर होगा वो होगा आपका कॉम्बाइंड रिजल्ट, जो भी हायर होगा वो होगा आपका कॉम्बाइंड रिजल्ट। उसका आप 10% या उससे ज़्यादा है अगर आपके सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस, जिस भी सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो अगर इस कॉम्बाइंड रिजल्ट का 10% या उससे ज़्यादा है तो आप उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट मानोगे। अब ऐसे ही थर्ड क्राइटेरिया, अगर किसी सेगमेंट की असेट्स, कॉम्बाइंड असेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स का 10% या उससे ज़्यादा है तो वो भी रिपोर्टेबल होगा। ये 3 क्राइटेरिया, एक एडिशनल क्राइटेरिया और होता है। मान लीजिए इन 3 क्राइटेरिया को यूज में लेके मैंने 3 सेगमेंट्स रिपोर्टेबल बना दिए, अपने 5 सेगमेंट थे ए बी सी डी ई, इसमें से मैंने ए बी और ई, ये 3 सेगमेंट्स रिपोर्टेबल हो गए इन तीनों क्राइटेरिया को यूज लेने के बाद। अब उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा ये जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आपने पता करे हैं, क्या ये पूरी एंटिटी के एक्सटर्नल रेवेन्यू का, एंटिटी के एक्सटर्नल रेवेन्यू यानी पूरी कंपनी एज अ होल ने आउटसाइडर्स को जो सेल करी है, अल्टीमेटली तो हमें आउटसाइडर सेल से मतलब है ना, तो पूरी एंटिटी ने, पूरी कंपनी ने जो आउटसाइडर को सेल्स करी है, एक्सटर्नल रेवेन्यू करी है, क्या ये तीनों सेगमेंट्स, क्या ये तीनों रिपोर्टेबल सेगमेंट्स टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू के एटलीस्ट 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? अगर ये टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू के 75% से कम, 75% से कम एक्सटर्नल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको और सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल करना पड़ेगा अपनी मर्जी से, जब तक आपके सेगमेंट्स, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एटलीस्ट 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू को रिपोर्ट ना कर दें। ये आपको देखना है। इसके बाद कंपनी चाहे तो कोई भी सेगमेंट रिपोर्टेबल बना सकती है अपनी मर्जी से, बिना क्राइटेरिया फुलफिल हुए भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सेगमेंट रिपोर्टेबल होंगे उनको तो आप रिपोर्ट में डाल ही दोगे, जो रिपोर्टेबल नहीं है, जो बच गए, मान लो हमारा सेगमेंट इस केस में सी और डी बच गया था, तो आप इनको रिपोर्ट के अंदर अदर सेगमेंट्स नाम से कॉमन कॉलम में डाल दोगे। जितने भी सेगमेंट्स बच गए उनको रिपोर्ट में अदर सेगमेंट्स के नाम से कॉमन कॉलम डाल दोगे और उसमें उनकी इन्फॉर्मेशन डालोगे। तो डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दी जाएगी वो देख लो, और यही इस इंडेक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं इस इंडेक्स में अगर आया तो। देखो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में कैसे दोगे, आपको सेगमेंट की, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रॉफिट लॉस और असेट लायबिलिटी बतानी होती है। तो पहला सेगमेंट का प्रॉफिट लॉस बताना, 4 कॉलम मैंने डाले हैं, सेगमेंट ए और बी मान लो रिपोर्टेबल है तो इनके इंडिविजुअल कॉलम, बचे हुए सेगमेंट जो रिपोर्टेबल नहीं थे उनका एक सिंगल कॉलम अदर सेगमेंट डालोगे, एक टोटल कॉलम। ये क्यों डलता है अदर सेगमेंट्स और टोटल का कॉलम? ताकि हम सेगमेंट के डेटा से कंपनी का डेटा रिकनसाइल कर सके, वो हमारा मोटिव होता है।
अब देखो सेगमेंट प्रॉफिट लॉस, सेगमेंट प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले सेगमेंट का रेवेन्यू जो कि ग्रोस रेवेन्यू लोगे। ग्रोस मतलब मान लीजिए आप मेरी क्लास परचेज करते हैं एफआर की, अब मेरी क्लास वेबसाइट पे जाके आप परचेज करेंगे, वो 7500 की आपको प्राइस दिख रही है, तो वो मेरे लिए ग्रोस सेल्स है, वो मेरे लिए ग्रोस सेल्स है। लेकिन मैं सेल्स अकाउंट में पैसा 7500 नहीं ले जा सकता, मैं बैंक अकाउंट 7500 करूंगा, लेकिन सेल्स में 7500 नहीं डालूंगा, क्योंकि इसमें से मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी भी पे करना है 18%। तो जीएसटी हटा के जो अमाउंट बनेगा वो मैं सेल्स में डालूंगा, और बाकी अमाउंट को मैं जीएसटी लाइबिलिटी डालूंगा, टू जीएसटी लाइबिलिटी। ऐसे मैं ग्रोस सेल्स से डालूंगा, उसमें कुछ जीएसटी है तो वो लेस करूंगा, वो फिर आएगी मेरी सेगमेंट सेल्स नेट वाली, यही हमारे P&L में जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम है हर सेगमेंट की, वो आप ऐड कर दो। फिर हमारा आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, सेगमेंट के इंडिविजुअल एक्सपेंसेस है वो लेस कर दो, तो सेगमेंट के प्रॉफिट लॉस आ जाएंगे, टोटल कॉलम में भी आ जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे इनकम और एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो सेगमेंट वाइज अलोकेट नहीं हो सकते, वो पूरी कंपनी एज अ होल होते हैं। मान लो कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड इनकम कमाई थी एज अ होल, ऐसी कंपनी को कोई अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, तो अनअलोकेटेड इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस मैं ऐड कर दूंगा कुछ है तो, लेकिन ये सिर्फ टोटल कॉलम में जाएगा, पूरी कंपनी का है। पीबीआईटी आ जाएगा, उसमें से लेस कर दूंगा कोई इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट पूरी कंपनी एज अ होल मैंने इंकर करी है तो पीबीटी आ जाएगा। इसमें से टैक्स एक्सपेंस लेस कर दूंगा, करंट और डेफर्ड दोनों, टैक्स एक्सपेंस पूरी कंपनी का ही होता है, तो ये आ जाएगा पैट पूरी कंपनी का। रिकनसाइल भी कर दिया मैंने, सेगमेंट रिपोर्टिंग से रिकनसिलेशन भी आ चुका है अपना। सेकंड देखिए, हम सेगमेंट से रिलेटेड असेट और लाइबिलिटीज रिपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले असेट में सेगमेंट के इंडिविजुअल असेट डाल दी। इसके अलावा कोई अनअलोकेटेड इन्वेस्टमेंट है जो पूरी कंपनी के हैं तो वो पूरे कॉलम में आएंगे। अदर अनअलोकेटेड असेट है जो पूरी कंपनी की है तो टोटल कॉलम में आएंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो टोटल असेट्स आ गई होल एंटिटी की। ऐसे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सेगमेंट की इंडिविजुअल लाइबिलिटीज डाल दी। अनअलोकेटेड लाइबिलिटीज जो पूरी कंपनी की है वो टोटल कॉलम में। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये पूरी कंपनी का होता है तो ये टोटल कॉलम में, ये आ जाएगा टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होल एंटिटी की। इसके अलावा आपको सेगमेंट से रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन और देनी होती है, मटेरियल आइटम होते हैं दो, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने पीपी इंटेंजिबल एसेट इन पे कितना खर्चा किया, ड्यूरिंग द ईयर कितना किया, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपको सेगमेंट वाइज बताना पड़ेगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ड्यूरिंग द ईयर आपने नॉन कैश डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कितना किया, ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो इससे हमारा प्रॉफिट तो गिर जाता है लेकिन कैश बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको आपको अलग से बताना होता है कि सेगमेंट में कितना कितना लगा है। इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन अलग से और देनी होती है जिसका सेगमेंट से लेना देना नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन होती है जियोग्राफिकल। अगर मेरी कंपनी इंडिया के बाहर भी ऑपरेट कर रही है तो मेरे को इंडिया के बाहर कितना रेवेन्यू कमाया, कितनी एसेट है, ये सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। होम कंट्री में कितना कमाया, फॉरेन कंट्री में कितना कमाया और टोटल कितना कमाया। जैसे मान लीजिए मेरी क्लासेज इंडिया में तो सेल होती हैं, इसके अलावा नेपाल के स्टूडेंट्स भी खरीदते हैं, दुबई के भी खरीदते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो यूके में शिफ्ट हो चुके हैं और वहाँ से भी क्लासेस खरीदते हैं। तो यानी मेरी क्लासेस का जो रेवेन्यू है इंडिया से भी आता है और इंडिया के बाहर से भी आता है, और ये एक्चुअल में है भी। तो आप देखो टोटल रेवेन्यू आप उठाओगे, उस टोटल रेवेन्यू को आप बताओगे होम कंट्री से कितना आया और फॉरेन से कितना आया और टोटल। अब टोटल रेवेन्यू कौन सा लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो टोटल रेवेन्यू मतलब यहाँ पे मैंने जो टोटल रेवेन्यू लिखा था ना, ये वाला, ये टोटल रेवेन्यू उठाना है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम पूरा बताना है हमें होम कंट्री और फॉरेन कंट्री से। फिर हमें बतानी है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स इंडिया में कितनी है मेरी और इंडिया के बाहर कितनी है। भाई मेरा तो स्टूडियो इंडिया में सेटअप है, इंडिया के बाहर कुछ है ही नहीं एसेट, तो ठीक है मैं बता दूंगा इंडिया में ही एसेट है, इंडिया के बाहर नहीं है, अगर है तो वो भी बता दूंगा। टोटल एसेट्स मतलब पूरी बिजनेस की टोटल एसेट्स, ठीक है, ये पूरे बिजनेस की टोटल एसेट्स की बात हो रही है, अभी कोई सेगमेंट की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, अब जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन की रिपोर्टिंग हो रही है। इसके बाद टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर कितना किया पीपी वगैरह पे इंडिया में और इंडिया के बाहर, वो बता दूंगा। तो इसी के साथ आपकी सेगमेंट रिपोर्ट बन जाती है। आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस इंडेक्स में पहले तो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड वाले ये लिमिट वाले क्वेश्चन है, रिपोर्टेबल होगा या नहीं होगा, तो कोई एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखना चाहो देख लो, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पिछली बार आ गया था। और देखना हो तो कोई सा भी एक क्वेश्चन देख लेना, जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ है तो ये आप एक देख सकते हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा अगर इसमें से आएगा तो, ये सेगमेंट रिपोर्ट बनाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेगमेंट रिपोर्ट बनाने वाले क्वेश्चन है, दो मेरे सेगमेंट है कोटिंग और अदर्स। तो देखो सेगमेंट रिपोर्ट अपन ने कैसे बनाई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने सेगमेंट प्रॉफिट लॉस दिखाया, 3 कॉलम बन गए, एक कोटिंग डिपार्टमेंट का, एक अदर्स डिपार्टमेंट का और एक टोटल। सेगमेंट रेवेन्यू ग्रोस डाला, देखो ग्रोस रेवेन्यू मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ग्रोस रेवेन्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, लेस जीएसटी करूंगा तो नेट रेवेन्यू आएगा, तो इंक्लूडिंग जीएसटी वाला डाला, लेस जीएसटी किया तो नेट रेवेन्यू आ गया। फिर मुझे अदर ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में दे रखी है वो मैं ऐड कर दूंगा, ये मैंने ऐड कर दी, तो टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू के बाद लेस सेगमेंट एक्सपेंसेस करूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में सेगमेंट एक्सपेंस नहीं दे रखे, डायरेक्ट रिजल्ट प्रॉफिट लॉस दे रखा है तो डायरेक्ट वो दिखा दूंगा।
ये दिखा दिया। अब इसके बाद देखो ये प्रॉफिट लॉस आपने दिखा दिया। अब इस प्रॉफिट लॉस में पूरे बिजनेस एज ए होल का कोई प्रॉफिट लॉस है वो ऐड करना पड़ेगा। जैसे अनअलोकेटेड इनकम ये ऐड कर दो। क्वेश्चन में सारी कैलकुलेशन रुपीज़ इन लाख में करनी है तो इसको रुपीज़ इन लाख में अपन कन्वर्ट करते हैं तो 3000 बनता है, तो ये हम ऐड कर देंगे। 3000 ऐड कर दिया, PBIT आ गया। लेस कोई इंटरेस्ट चार्जेस है पूरे बिजनेस के, बिल्कुल है, इसे रुपीज़ इन लाख में कन्वर्ट किया था अपन ने तो 2000 आया था, तो ये लेस किया PBT। लेस टैक्स एक्सपेंस आपको बता रखे थे 2 करोड़ के, 1950 का ये और 50 का डेफर टैक्स, तो ये अपन ने लेस कर दिए थे तो पैट आ गया था पूरी एंटिटी का। इसके बाद असेट और लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन देनी थी तो सेगमेंट की असेट हमें दे रखी थी वो हमने लिख दी। अनअलोकेटेड इन्वेस्टमेंट आपको बता रखे थे और अदर असेट आपको बता रखी थी, ये थी आपकी 10,000 की ऐड कर दी, टोटल असेट आ गई थी। इसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में सेगमेंट की लाइबिलिटीज़ हमें दे रखी थी वो हमने ले ली थी। अनअलोकेटेड लाइबिलिटीज़ आपको बता रखी थी ये 20,000 की वो हमने ऐड कर दी थी। फिर शेयर कैपिटल आपको 10,000 बता रखी थी और आपको रिजर्व एंड सरप्लस 30,000 बता रखे थे, ये हमने ऐड कर दिए थे, तो ये आपकी ये टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई थी। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन की देनी होती है, तो डेप्रिसिएशन कोटिंग में लगा था 1000 का और इसमें लगा था 300 का, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कोटिंग डिपार्टमेंट में हुआ था 5000 का और दूसरे में हुआ था 2000 का। ये मैं लास्ट की 5 जीरो इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि रुपीज़ इन लाख में कैलकुलेशन करनी है, ऐसा मत सोचना कि मिसप्रिंट है, ठीक है, कुछ लोग सोचने लग गए होंगे अभी तक। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने डाला, डेप्रिसिएशन डाल दिया। एक जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, होम कंट्री, आउटसाइड इंडिया और टोटल रेवेन्यू की। सबसे पहले तो रेवेन्यू के लिए बता रखा है आउटसाइड इंडिया मैंने कितना रेवेन्यू कमाया 62,000, तो बताओ इन इंडिया कितना कमाया होगा, कुछ बता नहीं रखा। टोटल रेवेन्यू देख लो कंपनी का 3,17,000, तो बचा हुआ यानी 2,55,000 बैलेंसिंग फिगर इंडिया का हो गया। ऐसे टोटल असेट्स में दे देखो आउटसाइड इंडिया मेरी असेट्स है 10,000, तो बची हुई यानी टोटल असेट्स कितनी थी 1 लाख, तो बची हुई असेट्स कितनी है 90,000, वो इंडिया के अंदर है। अब टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बोला ही नहीं, इंडिया में हुआ कि आउटसाइड इंडिया होगा, तो लॉजिकल बताओ क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए। लॉजिकली आप यही मानोगे ना इंडिया में किया होगा, तो बस इंडिया में किया, तो अज्यूम कर लेंगे हम। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका रिवाइज हो चुका है। इंडिया 108 कंप्लीट है, डाउट हो तो बोलते जाना आप।